हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। वेलकम ऑल ऑफ यू। कटारे इंस्टीट्यूट पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुकेश कटारे। आज से हम नई क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। मुख्य परीक्षा 2024 और 2025 यानी जो सिलेबस बदला हुआ है उस बदले हुए सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले पेपर 3 का पार्ट ए, इकोनॉमिक्स, जो थोड़ा सा देर से समझ में आता है, उसके कंसेप्ट उतने क्लियर नहीं होते हैं एस्पिरेंट्स को, तो हम सबसे पहले इसी को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले जो बेसिक टॉपिक है एक लिया है कि राष्ट्रीय आय जो है उसकी अवधारणाएं। सिलेबस अगर आप देखोगे तो उसमें एक हेडिंग है, कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। तो राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं यानी इसके अंतर्गत जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी, जीबीए, इसको लेकर के पूछ सकते हैं। किसी भी फॉर्मेट में क्वेश्चंस आ सकते हैं। कोशिश रहेगी मैं सारे जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चनों के सटीक जवाब दे पाऊँ आपको। ठीक है ना। तो यहाँ इसको समझने के लिए जरूरी है कि आप थोड़े कुछ बेसिक जो कंसेप्ट हैं उनको क्लियर कर। यानी एक आता है कि देखो नेशनल इनकम, इनकम जैसे व्यक्ति की होती है ना कि उसकी इनकम क्या है, यानी वह कितना कमाता है, एक दिन में कितना कमाता है, एक महीने में कितना कमाता है, एक साल में कितना कमाता है। तो इसी तरीके से हम पूरे राष्ट्र की इनकम को निकालेंगे कि हमारे पूरे देश की जो इनकम है वो कितनी है। ठीक है, तो ये जो इनकम निकाली जाएगी तो उस इनकम को लेकर के कुछ चीजें पता होना चाहिए, बेसिक चीजें। एक तो हम गुड्स की बात करते हैं, दूसरी सर्विसेज की बात करते हैं, वस्तुएं और सेवाएं। यहीं से स्टार्ट कर देते हैं कि गुड्स जो है वो क्या होती है, देन फिर हम बढ़ते जाएंगे अपने जीडीपी, एनडीपी, इन सब कॉन्सेप्ट पर। वस्तुएं, वस्तुएं ना दो प्रकार की होती है, हमें दो प्रकार की वस्तुएं देखने को मिलती है। एक वो होती है जिन्हें हम मतलब टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, है ना, बता सकते हैं दूसरे को देखो ये वस्तु, यानी ऐसी चीजों को, ऐसी वस्तुओं को हम क्या बोलते हैं, उन्हें कहते हैं फिजिकल गुड्स, भौतिक वस्तु है। ओके, रंग रूप आकार जो भी रहता है। और दूसरी तरफ इकोनॉमिक्स में हम गुड्स को कैसे कहते हैं कि एक वे वस्तुएं होती हैं जो नेचर में उपस्थित हैं, और दूसरी तरफ होता है जो मनुष्य ने बनाई हुई है, यानी कि नेचुरल गुड्स भी होती हैं, दूसरी तरफ मैन मेड भी होती है, यानी प्राकृतिक वस्तुएं जो प्रकृति में उपलब्ध है। और दूसरी तरफ हम मानव निर्मित वस्तुओं के बारे में भी जानेंगे। प्रकृति में वो उपलब्ध नहीं थी लेकिन प्राकृतिक चीजों का उपयोग करके हम उनका निर्माण करते हैं। ठीक, आप समझ सकते हो, प्रकृति ने जंगल, नदियां, पहाड़, पर्वत ये सब दिए हैं। अब लोहा जो है, जो स्टील फॉर्म में है, वो प्रकृति ने नहीं दिया, उसको तो मनुष्य ने बनाया हुआ है ना। तो इस तरीके से ये रहते हैं। तो अगर हम गुड्स को और ज्यादा क्लासिफाइड करें, फॉर इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी अगर हम इसको देखते हैं, तो यहाँ चार प्रकार की वस्तुएं हमें देखने को मिलेंगी। अलग अलग तरीके हैं गुड्स को डिवाइड करने के, लेकिन जो सही तरीका अब हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेगा कि गुड्स यानी वस्तुएं चार प्रकार की होती हैं। गुड्स वो हैं जो हम दिखाई देती हैं, जिन्हें हम स्पर्श कर सकते हैं, जो जैसे परिभाषा आती है ना पदार्थ की, पदार्थ उसे कहते हैं जो स्थान घेरता है, द्रव्यमान होता है, ऊर्जा होती है, बस वही परिभाषा यहाँ पर हम फिट कर सकते हैं कि गुड्स इस तरीके से होती है। ठीक, तो पहली गुड्स आती है जिसे हम मध्यवर्ती वस्तु के नाम से जानेंगे, इंटरमीडिएट। मध्यवर्ती, इंटरमीडिएट, मध्यवर्ती का मतलब ये हो गया कि इंडस्ट्री में उपयोग में लाया जाने वाला कच्चा माल। हम फाइनल प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए जरूरी होता है कि कच्चे माल का उपयोग करें। जैसे चीनी है, शुगर है, शुगर क्या है, ये फाइनल प्रोडक्ट है, अंतिम उत्पाद है। लेकिन फाइनल चीनी कैसे बनती है, गन्ने से बनेगी, शुगर केन उससे बनाई जाएगी ना। तो शुगर केन क्या हो गया, एक तरीके से कच्चा माल हो गया। तो मध्यवर्ती वस्तु ये कहलाती है कि हाँ, हम उनका उपभोग, उनका कंजम्पशन उसी रूप में नहीं कर रहे हैं, इससे कुछ फाइनली प्रोडक्ट तैयार करेंगे, फिर उसका कंजम्पशन करेंगे, है ना। तो उसे कहते हैं कच्चा माल। ज्यादातर कृषि उत्पादित वस्तुएं होती हैं, उनको हम इसमें रखते हैं मध्यवर्ती। तो दूसरी तरफ फिर आता है जिन्हें बोलते हैं फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स यानी कि अंतिम,
अब अंतिम क्या होता है कि कच्चे माल का हमने प्रोसेसिंग की, प्रोसेसिंग करने के बाद यानी गन्ने को लेकर आए और फिर गन्ने को फैक्ट्री में अलग अलग प्रकार की जो प्रोसेस से निकालने के बाद फिर चीनी तैयार होती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें प्रोसेसिंग का काम हुआ, प्रोसेसिंग हुई, गन्ना जिस कीमत पर खरीदा गया, क्या चीनी की कीमत वही होती है? नहीं होती ना, चीनी महंगी होगी। तो इसमें क्या हो जाता है कि फाइनल जो गुड्स है उसमें वैल्यू एडिशन भी हो जाएगा, यानी अतिरिक्त कीमत, मजदूर लगते हैं, टेक्नोलॉजी लगती है, इलेक्ट्रिसिटी लगती है, ठीक है। तो उसके उसी रेशियो में क्या हो जाता है कि उस वस्तु की जो कीमत है वो बढ़ जाती है और वो हमारे उपयोग करने लायक हो जाती है, यानी अंतिम रूप से हम उसी के रूप में उसका उपभोग कर सकते हैं। तो वो हो गई दूसरी, पहली इंटरमीडिएट थी और दूसरी जो थी वो फाइनल गुड्स के रूप में यहाँ पर रखी, ठीक है। तीसरी जो आती है जिसे हम कहते हैं गुड्स यानी कि कंजम्पशन, तो वे वस्तुएं जिनका मनुष्य उपभोग करेगा, है ना, तो लोगों के द्वारा उपभोग में किया जाता है उनको। ऐसे ही कुछ वस्तुएं ऐसी भी होती हैं जिन्हें हम कहते हैं कैपिटल गुड्स। कैपिटल का मतलब होता है पूंजी, यानी इन वस्तुओं का उपयोग पूंजी निर्माण में किया जाता है, उसको हम ये चौथे क्रम में रख देते हैं। तो ये जो वस्तुएं थी ये सब क्या थी, इकोनॉमिक गुड्स के रूप में जानी जाती हैं। कई सारी ऐसी वस्तुएं भी होती हैं जो नॉन इकोनॉमिक गुड्स हैं। नॉन इकोनॉमिक गुड्स जैसे हवा या प्राकृतिक वस्तुएं, यानी जिनके लिए हमें कोई भुगतान नहीं करना होता है, उसको हम बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक, ठीक है। अब आते हैं, देखो कि प्रश्न आया कि राष्ट्रीय आय की अवधारणा क्या होती है, उसे समझाओ और इसकी कितने प्रकार की अवधारणा है। सीधे इसी पॉइंट पर आ जाते हैं। तो कंसेप्ट ऑफ या आइडिया ऑफ नेशनल इकोनॉमी, राष्ट्रीय आय की अवधारणा, अवधारणाएं मूल रूप से इसकी सिर्फ दो अवधारणाएं हुआ करती थी, आगे चल करके इसी के सब पार्ट 4 या 5 बना दिए गए, है ना। तो अब राष्ट्रीय आय के कंसेप्ट से मतलब क्या होता है कि एक वित्तीय वर्ष, एक फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर लिया जाएगा। तो पहली बात आ जाती है इसमें फाइनेंशियल ईयर की, एक वित्तीय वर्ष, उस वित्तीय वर्ष में अंतिम, फाइनली अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं, गुड्स सर्विसेज, अभी मैंने गुड्स के बारे में थोड़ा आइडिया दिया था, सेवाओं के बारे में भी बताएंगे। सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग, राष्ट्रीय आय कहलाता है। राष्ट्रीय आय की 2 लाइन में परिभाषा यही है। अब इसमें जो टर्म आए हैं उन टर्म को मैं एक बार फिर क्लियर करूंगा कि एक तो इसमें टर्म आया है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज और एक टर्म आया है वित्तीय वर्ष। वित्तीय वर्ष, हमारे भारत में जो वित्तीय वर्ष है, आप सब जानते हो कि वित्तीय वर्ष हमारे देश में स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और ये समाप्त होता है 31 मार्च को। तो हर देश में जो राष्ट्रीय आय काउंट की जाएगी वो उनके फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग काउंट की जाती है कि एक वर्ष में मनुष्य के द्वारा अंतिम रूप से कितनी वस्तुएं बनाई गई और कितनी सेवाएं। अब ये अंतिम वस्तु का मतलब यही था, जैसे हुआ क्या कि किसान ने अपने खेतों में कृषि उत्पाद, चाहे वो गेहूं की फसल की हो, चाहे उसने आलू की फसल की हो, चाहे उसने धान उगाया हो, चाहे उसने धनिया उगाया हो, यानी जो भी किसान अपने खेतों में उत्पादन करता है वो सारा का सारा उत्पादन क्या कहलाता है, वह गुड्स कहलाता है। लेकिन ये गुड्स फाइनल गुड्स नहीं है। फाइनल गुड्स का मतलब है कि मनुष्य अंतिम रूप से उन वस्तुओं का उपभोग किस रूप में करता है। अगर गेहूं को हम गेहूं के रूप में ही खाते हैं तो वो फाइनल गुड्स है, आलू को अगर हम आलू के रूप में खाते हैं तो फाइनल गुड्स है। लेकिन गेहूं को आप क्या कर रहे हो कि गेहूं से बिस्किट बना रहे हो, आप गेहूं से दलिया बना रहे हो, गेहूं से पहले आटा, यानी अलग अलग ढंग से उसको अलग कर रहे हो, ब्रेड बना रहे हो, आलू से चिप्स बना रहे हो या आलू डायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हो।
इसी तरीके से जो गन्ना था, कपास था, कई सारी तो ऐसी चीजें हैं जिन्हें खाद्यान्न फसल नहीं कहते, तो उनको हम किस रूप में कंज्यूम कर रहे हैं, किस रूप में उनका उपभोग कर रहे हैं, उस वस्तु को यहाँ ऐड किया जाएगा कि एक साल के अंदर कितनी अंतिम रूप से वस्तुएं बनी, चाहे वो कृषि से बनी हो या किसी अन्य क्षेत्र से बनी हो। अब मान के चलो कि जंगल में क्या हुआ कि जंगल में लकड़ियां काटी गई, अब उन लकड़ियों से फर्नीचर तैयार किया जाता है, तो यहाँ फाइनल गुड्स क्या होगा? फर्नीचर, ठीक है ना। तो यहां हम उस फाइनल गुड्स को रखेंगे। वैसे ही आती हैं सेवाएं, सेवाएं भी अंतिम सेवाओं की बात करते हैं। जैसे मान के चलो कोई एक फैक्ट्री में सेवाएं वो होती हैं जो दिखाई नहीं देती हैं, इंटेंजिबल, यानी ये जैसे आप डॉक्टर के पास गए अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए और बदले में आप उसको भुगतान करते हैं किसका? फीस का। लेकिन डॉक्टर जो है आपको क्या करता है? आपको प्रिस्क्राइब करता है, आपको परामर्श देता है, कोई वह वस्तु नहीं देता है, आपको एडवाइज करेगा, वो बदले में हम उसे भुगतान करते हैं। तो यहाँ ये क्या हो गई? ये मेडिकल सर्विस हो गई। एजुकेशन में आप ज्ञान जो लेते हैं, नॉलेज जो गेन करते हैं, वो कोई वस्तु नहीं है, वो सेवा है। ऐसी इंश्योरेंस हो गया, बीमा सेक्टर हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, ये सब क्या है? सर्विसेज हैं। तो वही अंतिम सेवाओं के रूप में उनको लिया जाएगा, ठीक है। अब अंतिम सेवा कैसे होती है? अंतिम सेवा का मतलब ये समझ लो, जैसे मैंने आपको कहा कि फर्नीचर, कोई फर्नीचर बनाया गया, कोई टेबल बनाई गई। अब टेबल बनाने के लिए क्या जरूरत पड़ी थी? लकड़ी की जरूरत पड़ी। तो लकड़ी तो क्या है? फिजिकल गुड्स हो गई, भौतिक वस्तु, या नेचुरल गुड्स हो गई। लकड़ी से टेबल बनाने के लिए जो व्यक्ति लगे थे, तो वो जो व्यक्ति हैं उन्होंने जो श्रम किया वो उनकी सेवा हो गई। अब किस प्रकार का फर्नीचर बनाया जा रहा है, इसके लिए भी रिसर्च की जाती होगी कि इसमें हम किस चीज का उपयोग करें और इसमें क्या ऐड कर दें, कैसे उसको मोल्ड कर दें, किस शेप में दे दें, ऊपर किस प्रकार की फर्निशिंग कर दें, क्या उसका एडवर्टाइजमेंट करेंगे ना। तो ये सब चीजें फाइनल जब आती हैं तो उसे बोलते हैं, उन सबकी वैल्यू ऐड होती है। भाई जितना खर्च हो गया, रिसर्च पर होगा, एडवर्टाइजमेंट पर होगा, ट्रांसपोर्टेशन पर होगा, तो वो सब जोड़ा जाए। तो किसी भी देश में एक वर्ष में अंतिम रूप से कितनी वस्तुएं तैयार हुई और अंतिम रूप से कितनी सेवाएं जनरेट हुई, उन सब के नाम नहीं लिखे जाते। उन सब का क्या करते हैं? मौद्रिक मूल्य, मॉनेटरी वैल्यू के फर्नीचर तैयार हुआ तो फर्नीचर एक साल में उसकी कीमत क्या थी, वो सब ऐड कर लिया जाता है। उसी को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं, नेशनल इनकम इसी को माना जाता है, ठीक है। अब इसमें राष्ट्रीय आय में कुछ कंसेप्ट और जोड़ेंगे, महत्वपूर्ण है, वो ध्यान रखना कि पहली बात, राष्ट्रीय आय जो है ये कोई स्टॉक को नहीं मानते। स्टॉक का मतलब होता है जमा करना। पहली बात ये आती है कि ये वस्तुएं और सेवाएं ये क्या होना चाहिए? ये निरंतर इनका प्रवाह होना चाहिए, है ना। निरंतर प्रवाह का मतलब हो गया कि इनको जमा से मतलब नहीं होता, स्टॉक से नहीं होता। यानी यहाँ पर्टिकुलर एक टाइम ड्यूरेशन है, एक समय दिया जा रहा है, उस समय के दौरान कितनी उत्पादित वस्तुएं हैं और कितनी उत्पादित सेवाएं। समय क्या हुआ? जैसे अभी वर्ष चल रहा है 2024, तो वर्ष 2024-25 ये फाइनेंशियल ईयर हो गया। इस 24-25 के दौरान कितनी वस्तुएं और कितनी सेवाओं का उत्पादन हुआ है, उसको काउंट करेंगे। ऐसा नहीं कि 23-24 में। मान के चलो, हम ऐसे एक एग्जांपल लेते हैं कि किसी कार बनाने वाली कंपनी ने पिछले 2 सालों में कारें बनाई और वो पिछले 2 साल की कारें स्टॉक में हैं, ठीक है। और इस पर्टिकुलर ईयर में उसने कुछ कारें बनाई कि पिछले उसकी 2000 कारें पड़ी हुई हैं पुराने साल की, और इस पर्टिकुलर ईयर में 1000 नई कार बनाई। तो जब हम नेशनल इनकम काउंट करेंगे तो ये 2000 कार का जो स्टॉक है वो ऐड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो है वो प्रीवियस ईयर में इनका प्रोडक्शन हुआ था। पर्टिकुलर जिस ईयर के लिए नेशनल इनकम काउंट कर रहे हैं उस ईयर में तो सिर्फ 1000 कारों का प्रोडक्शन हुआ। तो इसलिए यहाँ क्या होता है? कंटिन्यूटी के साथ फ्लो। नेशनल इनकम फ्लो से कनेक्ट करती है, प्रवाह से होती है, यानी कि सेवाओं और वस्तुओं के निरंतर प्रवाह से है। यहाँ उनके स्टॉक को ऐड ऑन नहीं करते हैं, एक बात। दूसरी बात, नेशनल इनकम में क्या ऐड करते हैं?
दूसरी बात, नेशनल इनकम में जो ऐड करते हैं कि यहाँ जो वस्तुएं और सेवाएं हैं तो उनकी मॉनेटरी वैल्यू जो निकालते हैं ना, जो मौद्रिक मूल्य निकालते हैं कि पर्टिकुलर वह वस्तु कितने की है, वह जो उनकी मौद्रिक वैल्यू होगी ये मार्केट वैल्यू निकाली जाती है, बाजार कीमत पर इसकी गणना की जाती है। मार्केट वैल्यू यानी पर्टिकुलर अगर उन्होंने कार बनाई है तो कार बाजार में कितने की, और एक वस्तु या एक सेवा की कीमत सिर्फ एक ही बार ऐड की जाएगी, बार बार ऐड नहीं करेंगे, है ना। यानी देखो, बाजार कीमत का मतलब क्या है, मार्केट जो कॉस्ट है उसका मतलब, मार्केट प्राइस से मतलब क्या होता है कि कोई वस्तु बनाने में कितनी लागत लगी थी। प्रकाश जी खुश रहिए। किसी वस्तु को बनाने में कितनी लागत लगी थी, यानी कि मूल लागत। इसको ऐसे समझ लो कि किसी कंपनी ने कार बनाई तो कार बनाने में उसको कुछ स्टील भी लगा, कुछ प्लास्टिक मटेरियल लगा, कुछ ग्लास मटेरियल लगा, है ना, कुछ अलग अलग मेटल लगे होंगे, टेक्नोलॉजी लगी होगी, लोगों पर कितना खर्च किया होगा, तो उस पर जितना पैसा खर्च हुआ उसे कहते हैं ओरिजिनल कॉस्ट कार बनाने में। अब आता है कि प्लस कार उसने जो बनाई, बनाने में जो लागत लगी थी उस पर वो प्रॉफिट भी तो अपना कमाएगा। तो इसमें मार्केट जब कीमत निकालते हैं तो उसमें प्रॉफिट जोड़ा जाए। हम अपने उदाहरण के लिए समझ लेते हैं कि कंपनी ने कार बनाने में उसकी ओरिजिनल जो लागत आई थी वो 2 लाख रुपए आई थी। अब उसने अपना जो प्रॉफिट है वो 50,000 रुपए अपना प्रॉफिट जोड़ दिया, ठीक है, तो कार की कीमत हो गई 2.5 लाख रुपए। अब ये कहाँ बन के तैयार हुई है कार, ये कार तैयार हुई है बन करके फैक्ट्री में। फैक्ट्री से तो हम खरीदने नहीं जाएंगे, हम तो बाजार में जाएंगे, कार के शोरूम में जाएंगे, तो वहां तक इस कार को भेजने में क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन। तो परिवहन पर भी कुछ पैसा खर्च होगा। जो पैसा खर्च होगा वो पैसा कस्टमर से लिया जाएगा। मान लेते हैं कि एक कार के परिवहन पर एवरेजन 10,000 रुपए खर्च होते हैं कि फैक्ट्री से शोरूम तक भेजने में। अब ऐसा भी नहीं है कि इतने से, और भी कई सारी चीजें जुड़ती है ना। कार आप देखते होंगे न्यूज़पेपर या टीवी चैनल या सोशल मीडिया, कार के एडवर्टाइजमेंट भी तो आते हैं कि इसमें ये फीचर है, तो उसके विज्ञापन भी उसने जो खर्च किया है, बड़े बड़े उसके लिए जो मॉडल होते हैं, एक्टर और एक्ट्रेस होते हैं, उनको फीस दी जाती है ना, तो उस पर खर्च हुआ। मान के चलो कि एक कार के विज्ञापन पर 50,000 रुपए का खर्च किया, ठीक, तो ये सब कुछ यहां जोड़ दिया जाएगा, और प्लस इस पर जो टैक्सेस लगते हैं वो भी जोड़ देंगे। तो 2 लाख 50, 2.5 लाख तो यही हो गया, 50,000 विज्ञापन, 3 लाख और 10,000 ट्रांसपोर्टेशन पर, 3 लाख 10,000 प्लस इस पर कुछ टैक्स लग जाते हैं, तो वह क्या कहलाती है, वह बाजार कीमत कहलाती है। यानी यहाँ जो मूल लागत थी, जो फैक्ट्री कॉस्ट थी, वो काउंट नहीं, वो नहीं जोड़ी जा रही है नेशनल इनकम में। हम नेशनल इनकम में क्या कर रहे हैं कि अंतिम रूप से जो गुड्स है या सर्विसेज है, तो अंतिम रूप से गुड्स और सर्विसेज के लिए बाजार की कीमत क्या है वो इसमें सम्मिलित की जाती है। तो ध्यान रखेंगे, पहले निकालते थे हम साधन लागत पर राष्ट्रीय आय, फैक्टर कॉस्ट पर, अब साधन लागत के आधार पर नहीं निकाली जाती है, क्योंकि साधन लागत में सिर्फ ये ओरिजिनल कॉस्ट जो थी ये इंक्लूड होती थी बस, और इसमें कुछ भी ऐड नहीं होता था। तो स्वाभाविक सी बात है कि किसी सामान को बनाने में जितना पैसा लगा है उस आधार पर अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो वो वैल्यू कम आएगी, और बाजार में वह वास्तव में कितने रुपए में मिल रही है, कितने रुपए में सेल हो रही है, अगर वो निकालेंगे तो वो क्या होगा, ज्यादा आएगी। तो एक पॉइंट तो हम ये समझ गए ना, मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रीय आय में 2 चीजों का ध्यान रखना होता है नेशनल इनकम में, कि एक तो इनका निरंतर फ्लो होना चाहिए। तो निरंतर फ्लो से मतलब है उस पर्टिकुलर ईयर में ही उनका प्रोडक्शन होना चाहिए, पुराने साल में नहीं, ठीक है। और दूसरा, इनकी कीमत निकाली जाती है बाजार कीमत, मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू में मोटे तौर पर ये चीजें जुड़ती हैं। और क्या जो बोला था इसमें कि इनकी कीमत सिर्फ एक बार ही जोड़ी जाएगी, बार बार इसको रिपीट नहीं करेंगे, है ना। कि जैसे देखो, उदाहरण लिया हमने
कि किसान ने अपने खेतों में गेहूं का, या गेहूं हटा देते हैं, किसान ने अपने खेतों में मान के चले किसका उत्पादन किया? आलू का उत्पादन किया। ठीक है, अब आलू का उत्पादन किया, आलू की प्राइस जो है वो जोड़ दें। दूसरी तरफ क्या हुआ कि आलू से मान लो चिप्स बनाए गए, और फिर चिप्स की भी प्राइस जोड़ दी। तो एक बार आपने चिप्स की कीमत जोड़ दी, दूसरी तरफ आपने आलू की कीमत जोड़ दी, तो ये क्या हो रहा है कि आपकी नेशनल इनकम कई गुना बढ़ जाएगी। यानी एक ही वस्तु की कीमत आप कई बार जोड़ रहे हो। यहाँ क्या किया जाएगा कि कीमत सिर्फ किसी वस्तु की, किसी सेवा की सिर्फ एक बार जोड़ी जाएगी। आलू की कीमत, अगर आप आलू को हम डायरेक्ट कंज्यूम कर रहे हैं तो आलू की कीमत जोड़ेंगे, और यदि आलू से हम सारे आलूओं से चिप्स बना रहे हैं तो चिप्स की मार्केट में प्राइस क्या है वो जोड़ी जाएगी। आधा आलू अगर हम मान लो एज अ वेजिटेबल यूज करते हैं तो आधी कीमत तो आलू की जोड़ेंगे, और आधे का उपयोग अगर आप दूसरे रूप में करते हैं तो फिर आधी कीमत हम उसकी जोड़ेंगे। तो यहाँ एक वस्तु की या एक सेवा की सिर्फ एक बार ही वैल्यू को जोड़ेंगे, बार बार नहीं जोड़ेंगे। बार बार जोड़ने से जो नेशनल इनकम है वो कई गुना बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। निश्चित समय मैंने बता दिया, समय से हुए ये जोड़ा। तो नेशनल इनकम जो है मूल रूप से राष्ट्रीय आय सिर्फ दो प्रकार के कंसेप्ट पर बेस्ड हुआ करती थी। एक जिसे कहते हैं नेशनल प्रोडक्ट, राष्ट्रीय उत्पाद, और दूसरा जिसे कहा जाता है घरेलू उत्पाद, डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मूल रूप से ओरिजिनली अगर हम बात करें तो ये इन पर निर्भर इसकी दो कंसेप्ट ही चलते थे। वर्तमान में जो इनकी प्रचलित अवधारणाएं हैं एट प्रेजेंट, वो चार, और एक हम और जोड़ देंगे जीबीए के रूप में। तो वो कौन कौन सी हैं? एक आता है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। दूसरा आ जाएगा एनडीपी, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तीसरा होता है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। और चौथा होता है एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ये चार वर्तमान में चलती है, और एक जो पांचवी है वो कौन सी है? वो है जीबीए, ग्रॉस वैल्यू एडिशन। तो ये चार आपके पास एकदम कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, और पांचवा ये जीबीए का भी क्लियर होना चाहिए। ठीक है, यहीं से वो आपसे क्वेश्चन शॉर्ट में, डिटेल में, जैसे भी होगा वो पूछते रहेंगे। तो आसान है। सबसे पहले हम ले लेते हैं किसको? जीडीपी को। अलग से प्रश्न भी बन सकते हैं कि जीडीपी क्या है, जीडीपी के और कौन से कंसेप्ट होते हैं, इसकी गणना कैसे की जाती है ना, इसकी क्या कमियां हैं, इस तरीके के भी प्रश्न आ सकते हैं। ठीक, तो आप नोट भी करते जाओ साथ ही साथ में चाहो तो, और समझना है तो समझते भी जाओ। जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। अब देखो, सकल घरेलू उत्पाद यानी कि हम इसको पहले समझते हैं, देन फिर हम इसकी डेफिनेशन बना लेंगे कि हम किसका जीडीपी निकालने जा रहे हैं। अपने देश का कुछ समझने के लिए मैं अपने भारत को कोशिश कर रहा हूं बनाने की, बन जाए तो ये भारत है। अब एक देखो, नेशनल इनकम की गणना है, जीडीपी भी नेशनल इनकम को मापने का ही कंसेप्ट है। तो यहाँ क्या करेंगे कि हम अपने भारत की बात करेंगे, इंडिया की बात करेंगे, और इंडिया की क्या बात करेंगे कि भारत का जितना भी जियोग्राफिकल एरिया है, जितना भी भौगोलिक क्षेत्र है, उस भौगोलिक क्षेत्र के अंदर क्या होगा कि एक वर्ष में, यानी वो टाइम है फाइनेंशियल ईयर का, जितनी भी वस्तुओं का उत्पादन होगा, वस्तुएं कौन सी होंगी? अंतिम, फाइनल। और जितनी भी सेवाओं का उत्पादन होगा, सेवाओं का जितना भी जनरेशन करेंगे, ठीक है, उन अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कौन सा मूल्य निकालते हैं? मौद्रिक मूल्य, मॉनेटरी वैल्यू, कि उनकी पैसे में कीमत क्या है, बस उसी को क्या कहते हैं?
जीडीपी कहते हैं। यानी परिभाषा क्या बन जाती है, परिभाषा इसकी बड़े सिंपल से शब्दों में बनेगी और आप अपने शब्दों में उपयोग में लिख सकते हो कि किसी देश में एक वित्तीय वर्ष में, या किसी देश की जगह ऐसा वही जोड़ सकते हो, किसी देश की भौगोलिक सीमा के अंदर, है ना, किसी देश की, ये जरूरी कंसेप्ट है भौगोलिक सीमा वाला, जियोग्राफिकल बाउंड्री लाइन, भौगोलिक सीमा के अंदर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है, जीडीपी कहलाता है। तो देश ये हो गया, भारत का अगर जीडीपी निकालेंगे, भारत के ज्योग्राफिकल फील्ड के अंदर एक फाइनेंशियल ईयर में जितनी भी फाइनली गुड्स एंड फाइनल सर्विसेज जनरेट होती हैं वो इसमें आ जाता है। भौगोलिक सीमा से मतलब क्या होता है, इस भौगोलिक सीमा से आप क्या समझते हो? तो भौगोलिक सीमा से मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि भारत का स्थलीय भाग आ जाएगा इसमें, लैंड पार्ट। हमारे भौगोलिक सीमा का मतलब है कि स्थलीय भाग के साथ साथ वह समुद्र वाला एरिया भी आएगा जो भारतीय अधिकार क्षेत्र में आता है, यानी जो हमारी कोस्टल लाइन है, या इसके अंतर्गत वो भी आता है कि मान के चलो कि भारत का अपनी सीमा से बाहर किसी देश पर भी या किसी द्वीप पर भी अधिकार है राजनीतिक रूप से, तो यहाँ राजनीतिक सीमा जो है वो भी इसके अंतर्गत आती है, समुद्री सीमा भी आती है, और भौगोलिक स्थलीय वाली तो है ही, ठीक है ना। यानी देखो, कैसे समझो भौगोलिक सीमा कि समुद्र से हम क्या करते हैं, तेल भी निकालते हैं ना, ऑयल निकालते हैं। अब यहाँ मुंबई हाई समुद्र के अंदर अरब सागर में है, तो उस देश की स्थलीय भाग से तो बाहर हो गया, लेकिन उस क्षेत्र में है तो अधिकार हमारा ही ना। अब इंडिया से फ्लाइट चलती हैं, एयरलाइंस चलती हैं दूसरे देशों को। अब दूसरे देशों को जो एयरलाइंस चलती हैं, तो फ्लाइट चलती है, तो पैसेंजर जो ट्रेवल करते हैं उनको पैसे का भुगतान करना होता है, क्योंकि उन्हें परिवहन ट्रांसपोर्टेशन सेवा मिल रही है। एक साल में कितनी फ्लाइट गई आई, उनसे जो भी पैसा मिला होगा ना, वो पैसा कहाँ किस में जोड़ेंगे? तो वो जो फ्लाइट का आवागमन है, शिप का आवागमन है दो या दो से अधिक देशों के बीच में, वो भी क्या माना जाता है, भौगोलिक सीमा ही माना जाता है। क्लियर है ना। राजनीतिक सीमा का मतलब जैसे मान के चलो कि विदेश में हमारा कोई दूतावास है, हर देश में होते हैं, तो उस दूतावास के अंदर भी अगर उस पर्टिकुलर फाइनल उस ईयर में कोई गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट की जाती है, तो वो भी हमारे जीडीपी का पार्ट होगा, क्योंकि दूतावास के अंदर जिस देश में दूतावास है उसके कानून नहीं चलते हैं। जिस देश का दूतावास है, भारत की एम्बेसी है अमेरिका के अंदर, तो उस एम्बेसी में भारतीय लॉ ही चलेगा, अमेरिका का लॉ नहीं चलेगा। वैसे ही भारत के अंदर अगर किसी दूसरे देश की एम्बेसी है तो उस देश का कानून चलता है, हमारे देश का नहीं चलता है। तो एक प्रकार से ये भी वो जियोग्राफिकल बाउंड्री लाइन है, बट ये पॉलिटिकल रूप में मानी जाती है, जो जीडीपी का हिस्सा है। तो जीडीपी में ये सारे कंसेप्ट जुड़ जाते हैं। जीडीपी हो गया होगा एकदम क्लियर। जीडीपी के बाद अगला आता है, जी हटाओ और उसकी जगह क्या करना है, एन जोड़ देना है, एनडीपी हो जाएगा। एनडीपी यानी नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी इसे कहा जाता है राष्ट्रीय, सॉरी राष्ट्रीय नहीं, नेशनल नहीं है यहाँ, एन से मतलब है नेट, निवल, शुद्ध कह सकते हो, निवल घरेलू उत्पाद। अगर जीडीपी आ गया है तो एनडीपी बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ कोई समस्या इसके साथ नहीं होगी। क्या करना होता है कि जो जीडीपी था, इस जीडीपी में से हम डेप्रीशिएशन या जिसे ह्रास बोलते हैं वो घटा देते हैं, वो माइनस कर देते हैं, तो जो वैल्यू बचती है वो एनडीपी कहलाती है। अब ये ह्रास क्या है, डेप्रीशिएशन क्या है, ये हमें समझना है।
देखो जो भी प्रोडक्ट आप बनाते हैं, ठीक, तो अब साल दर साल क्या होता है, जैसे उस प्रोडक्ट में वियर एंड टीयर, टूट फूट होती है। मान के चलो, एक उदाहरण देते हैं कि हाँ, आपने क्या किया कि एक ट्रक खरीद लिया और ट्रक से आपने ट्रांसपोर्टेशन का काम शुरू कर दिया, माल भाड़ा इधर से उधर। अब जो आपको इनकम होती है, एक साल में मान लो ट्रक ने आपको 2 लाख रुपए कमा कर दिए। क्योंकि ट्रक आपने नया खरीदा था तो उस पर कोई विशेष खर्च नहीं हुआ होगा, लेकिन अगले साल ट्रक जो है आपको फिर से 2 लाख रुपए कमा कर देता है। लेकिन अब ट्रक पुराना हो चुका है तो उसमें कुछ टूट फूट होती है, कुछ उसके पार्ट्स घिस जाते हैं, उनको रिपेयर कराना पड़ता है। पता चला कि 20,000 रुपए जो है आपके उन सब चीजों पे खर्च हो गए, तो 2 लाख में से ही तो ये 20,000 माइनस होंगे। यानी आपका जो नेट प्रॉफिट बचा वो 1,80,000 रुपए बचा ना। तो ये जो 20,000 रुपए गए वो डेप्रिसिएशन है, वो हिरास है, वो जीडीपी में से माइनस कर दोगे तो जो निकल के आएगा उसी को हम कहते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्लियर है ना ये बात? तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में जीडीपी में से जब डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं तो जो बचा है उसी को कहते हैं। यानी एक प्रकार से ये अवमूल्यन से भी कनेक्ट होता है ना। जैसे समझ लो, ये तो हो गई टूट फूट। अब ऐसे समझो कि 85 रुपीज का एक यूएस डॉलर है, समझने के लिए मैं आपसे बात कर रहा हूं। अब पता चला कि ये डॉलर की कीमत जो है हमें रुपए के अधिक चुकाने पड़ते हैं, तो ये 5 रुपए का तो बैठे बैठाए लॉस हो गया ना। तो ये भी अवमूल्यन है, तो ये भी डेप्रिसिएशन में ही जाता है। क्लियर है ना ये बात? ठीक है, तो ये यहां हो जाना चाहिए। दूसरा, जीडीपी हम समझ गए थे, जीडीपी कैसे काउंट करते हैं वो पता चल गया। एक क्वेश्चन जीडीपी में ये भी आ सकता है कि जीडीपी के एप्लीकेशंस क्या है, जीडीपी के अनुप्रयोग क्या है, इसका उपयोग क्या होता है ना। वो भी याद कर लो, रट लो, समझ में आ जाए तो अच्छी बात। 2-3 ही उपयोग हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो जीडीपी क्या करता है, किसी भी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को बताता है, ग्रोथ रेट दर्शाता है या इंडिकेट करता है या बताता है। वार्षिक प्रतिशत के हिसाब से दिखाता है कि अरे हमारे देश का जीडीपी इतना था, अगली बार इतना हो गया। दूसरा, जीडीपी से हमें क्या पता चलता है, जीडीपी से हमें किसी देश के प्रोडक्शन की क्वांटिटी मालूम चलती है। क्योंकि यहाँ क्वांटिटी की बात हो रही है ना, क्वालिटी का पता नहीं चलता है। तो ये हमें क्या देता है कि उस देश के में परिमाणात्मक उत्पादन को दिखाता है, यानी क्वांटिटी, उसकी मात्रा को कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन जो प्रोडक्ट आप ले रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या है वो जीडीपी से पता नहीं चलती है ना। इसका तीसरा उपयोग जो है कि आज भी चाहे आईएमएफ हो, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, या वर्ल्ड बैंक हो, जब भी ये अपने मेंबर कंट्री में कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, तो तुलना किस आधार पर करते हैं, वो जीडीपी के आधार पर करते हैं। तो इनके द्वारा तुलना जो है वो जीडीपी के द्वारा की जाती है। कहते हैं ना, चीन का जीडीपी इतना है, भारत का जीडीपी इतना है। तो ये तो रहा जीडीपी के अनुप्रयोग। तो जीडीपी कैसे काउंट करते हैं, जीडीपी है क्या, क्या क्या चीजें इसमें ऐड की जाती हैं, एनडीपी कैसे निकलता है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अब ऐसे ही वो एनडीपी के प्रयोग पूछ लें या एप्लीकेशन ऑफ एनडीपी, तो वो भी आपको बताने चाहिए, 1-2 उपयोग से ही काम चल जाएगा। देखो, एनडीपी हमें वस्तु की वास्तविक कीमत बताता है, कि वहां ये नहीं दिखाया जा रहा है जीडीपी में कि 2 लाख रुपए कमाए एक ट्रक से, लेकिन उस ट्रक के रख रखाव पर, वियर एंड टीयर पर, टूट फूट पर 20,000 खर्च हो गए। तो आपके पास वास्तव में इनकम आपकी 2 लाख थोड़ी है, 1,80,000 है ना। तो ये एनडीपी हमें जानकारी देता है कि घिसावट के कारण, डेप्रिसिएशन के कारण होने वाले नुकसान की जानकारी देता है।
अब पता चला 2 लाख रुपए कमाए और आधा आपका उसके रख रखाव पर ही खर्च हो गया, तो आपकी नेट जो प्रॉफिट है वो 1 लाख ही बचा। तो अब आप क्या करोगे? अब आप फोकस करोगे कि ये जो रख रखाव पर, मेंटेनेंस पर ज्यादा खर्च हो रहा है, इसमें कैसे भी करके कमी की जाए। मशीनें हैं तो समय पर उनकी सर्विस कराई जाए, ग्रीसिंग कराई जाए, ऑयलिंग कराई जाए, या नई तकनीक का प्रयोग किया जाए जिससे ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो, इनपुट यानी खर्च जो है वो कम हो। यानी एनडीपी से हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट, खोज यानी अनुसंधान एवं विकास, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इस क्षेत्र में आपने कितना काम किया है? अगर आपकी जीडीपी की तुलना में एनडीपी की वैल्यू कम है तो इससे समझ में आता है कि आरएनडी पर आप बहुत कम खर्च कर रहे हो, है ना। नेक्स्ट क्या होता है कि एनडीपी जो है इसका उपयोग अर्थव्यवस्थाओं के कंपैरिजन में नहीं करते, है ना। क्यों नहीं करते हैं अर्थव्यवस्थाओं के कंपैरिजन में? कारण है कि जैसे समझना कि भारत में मान के चलो कि आप अपनी ट्रक या कार की सर्विस जो है कराते हैं, उस पर 5,000 रुपए खर्च हो गए। अब अमेरिका में जाते हैं तो नेचुरल सी बात है 5,000 रुपए में तो सर्विस नहीं होगी ना, वहां उनके देश के हिसाब से होगा। हो सकता है वो $5,000 रुपए लेते हो। तो अब डेप्रिसिएशन हमारे देश में 5,000 हुआ, उनके यहाँ $5,000 हुआ, तो ये तुलना तो ठीक नहीं है ना। तो इससे तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया जाता, इसका उपयोग जो है तुलनात्मक अध्ययन में नहीं करते हैं। ये दो इसके अनुप्रयोग हैं, एनडीपी के बारे में आता है। तो राष्ट्रीय आय के दो कंसेप्ट हैं, बड़े अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब चलते हैं तीसरा कंसेप्ट जिसे हम बोलते हैं जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि इसे कहते हैं, ग्रॉस का मतलब है सकल, एन से मतलब है यहां पर राष्ट्रीय, और प्रोडक्ट से मतलब है उत्पाद। मैं आपको बता दूं ये जो लेक्चर है ये डेली आपको मिलेगा, डेली। ऐसा नहीं होगा कि अब इसमें ब्रेक हो जाए, अनटिल और अनलेस कोई बहुत बड़ी आपदा ना आए, तब तक ये चलता रहेगा। इसका आनंद आप ले सकते हो, आपको ये बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होगा। आपको नहीं समझ में आए तो कोई भी कंसेप्ट आप पूछ भी सकते हो। पहले केस में क्या हो रहा था, जीडीपी के केस में, कि हम किसी देश की भौगोलिक सीमा रेखा के अंदर जो भी उत्पादित होता है उसको एड ऑन कर रहे थे। यानी भौगोलिक जियोग्राफिकल बाउंड्री लाइन का मीनिंग ये भी था कि हमारे देश के अंदर कोई विदेशी फैक्ट्री लगी हुई है, विदेशी वर्कर काम कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे देश के अंदर जो भी प्रोडक्शन करते हैं तो उनकी कीमत हम अपने जीडीपी में जोड़ते थे। लेकिन हमारे देश के बाहर किसी दूसरे देश में कोई फैक्ट्री लगी है, एम्बेसी को छोड़कर, तो हम उसकी कीमत को जीडीपी में नहीं जोड़ते थे, क्योंकि जीडीपी में बॉन्डेड है कि किसी देश की भौगोलिक सीमा रेखा के अंदर। और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, एक तो वही वित्तीय वर्ष तो लेंगे ही लेंगे, ये तो चलेगा ही, क्योंकि पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर ही माना जाता है, एक पॉइंट। दूसरा, इसमें देश की भौगोलिक सीमा रेखा से बियॉन्ड बात करते हैं, तो यहाँ हम बात करते हैं कि देश के नागरिकों द्वारा, उनके सिटीजन्स द्वारा। अब नागरिक है अगर हमारे देश का, वो देश के बाहर रहता है किसी भी देश में, और वो जो कुछ भी प्रोडक्शन करेगा, जो कुछ भी कमाएगा, वो भारत के जीएनपी का हिस्सा होगा, वह उस देश के जीडीपी का हिस्सा नहीं होगा। उस देश के जीडीपी का होगा, उस देश के जीएनपी का नहीं होगा। यानी यहाँ पर सकल राष्ट्रीय उत्पादन में ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि उत्पादन जो है किसके द्वारा किया जा रहा है, कितना हो रहा है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट नहीं है, किसके द्वारा किया जा रहा है, किसमें, जीएनपी में। और जीडीपी में किसके द्वारा किया जा रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं है। वहां पर उत्पादन कितना हो रहा है उससे लेना देना होता है। ओके, तो अब यहाँ निष्कर्ष रूप में हम क्या निकल के आते हैं, निष्कर्ष रूप में ये आता है कि देश के नागरिकों द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मौद्रिक मूल्य के योग को कहते हैं।
ठीक है। अब आप बुक पढ़ते हैं तो बुक में कुछ इसके फॉर्मूले भी बना देते हैं, जैसे जीएनपी का फॉर्मूला कैसे बना सकते हैं कि जीडीपी हो गया, सकल घरेलू उत्पाद। अब जीडीपी में क्या करें, हम यहाँ पर प्लस एक्स कर दें, माइनस एम कर दें और इसको लिख दें कि ये है जीएनपी। बात ये आती है कि जीडीपी तो हम जानते हैं कि देश की भौगोलिक सीमा रेखा के अंदर ये एक्स जो है, ये एक्स क्या है और जो हम जोड़ रहे हैं, और एम क्या है जो हम माइनस कर रहे हैं। तो एक्स है कि हम अगर अपने देश का निकाल रहे हैं तो देशवासियों द्वारा विदेशों से अर्जित आय, दूसरे देशों से वो कितना कमाते हैं। देशवासी हैं, काम के सिलसिले में, जॉब के सिलसिले में रह रहे, तो उन्होंने कितना कमाया उस ईयर में वो हम जीडीपी में जोड़ देंगे। और एम का मतलब ये है कि हम जैसे हमारे देशवासी दूसरे देश में रहते हैं, वैसे हमारे देश में भी तो दूसरे देश के लोग रहते हैं। एक बोलता है बांग्लादेशी, बांग्लादेशी तो यहाँ के नागरिक हो गए। तो यहां आता है कि माइनस क्या करेंगे, विदेशियों द्वारा जो कुछ कमाया गया वो माइनस कर दो, तो ये बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस होकर के जो बचेगा वो क्या कहलाएगा, वो जीएनपी हो जाएगा। इतना क्लियर होगा। अब जो देशवासी है ना, यानी विदेशों से हम जो आय करते हैं, तो विदेशों से आय भी अलग अलग तरीके से, जैसे अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते हैं ना कि प्राइवेट रेमिटेंस, यानी इसमें ऐसा आता है कि भारतीयों ने सबसे ज़्यादा पैसा विदेशों से कमाकर अपने देश में भेजा, तो इसे कहा जाता है प्राइवेट रेमिटेंस, यानी निजी प्रेषण। प्रेषण का मतलब है भेजना। तो ये क्या है, ये क्या, यानी कि जो देश के बाहर नागरिक हमारे काम करते हैं, चाहे दुबई में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे यूके में हो, यूरोपियन कंट्री में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में ज़्यादातर जाते हैं और दुबई में लेबर के फोर्सेस पर्पज से ज़्यादा मिलेंगे, तो उनके द्वारा जो पैसा कमा कर हमारे देश में भेजा गया है वो जोड़ दिया जाएगा। दूसरी क्या होती है कि विदेशों से आए हम क्या कर सकते हैं, तो देखो, अगर भारत सरकार ने किसी दूसरे देश को उधार दे रखा है, कर्ज बांट रखा है, अब कर्ज बांट रखा है तो कर्ज के बदले में हमें उससे ब्याज मिलेगा ना, तो वो ब्याज क्या है, हमारी फॉरेन इनकम है। तीसरा क्या होता है कि कई सारे ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, आईएमएफ हो, ये अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए हमें पैसा देते हैं, ऐसा पैसा जो वो वापस नहीं लेना चाहते, यानी उसे कहते हैं अनुदान, सब्सिडी। जैसे भारत सरकार अभी दे रही है ना 5 साल तक राशन फ्री, और इसने वो बढ़ा दिया है, तो वैसे ही विदेशों के द्वारा जो हमारे देश को अनुदान मिलता है, सब्सिडी मिलता है, तो वो भी हम इसमें जीडीपी में जोड़ देते हैं। और यही सब चीजें अगर विदेशियों के पोस्ट में जाती हैं तो वो माइनस हो जाएंगी, तो ये निकल के आ जाता है हमारा जीएनपी। इस जीएनपी में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो। जीएनपी के क्या एप्लीकेशन है, यानी इसके क्या प्रयोग हैं, वो भी सरसरे तौर पर देख लेते हैं। ओके, जीएनपी के प्रयोग, पहला इसका प्रयोग है या इसका उपयोग होता है कि आईएमएफ जो है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा संघ, तो वो क्या करता है कि जो अलग अलग देशों की रैंकिंग देता है नेशनल इनकम के बेस पर, तो वो नेशनल इनकम के आधार पर रैंकिंग जब देता है तो इसी का प्रयोग करता है, यानी वो जीडीपी का प्रयोग नहीं करता है, यानी कि एनआई, नेशनल इनकम के आधार पर रैंकिंग के लिए इसी का प्रयोग करते हैं, यानी वो ट्रिपल पी आता है ना, परचेजिंग पावर पैरिटी, आगे बताएंगे उसको भी। अगला क्या हो जाता है कि अगर जीडीपी से हमें नेशनल इनकम की जानकारी मिलती है और दूसरी तरफ हम जीएनपी से लेते हैं, तो जीडीपी की तुलना में जीएनपी अधिक सटीक जानकारी देता है, तुलना में जीएनपी से अधिक यथार्थ का मतलब होता है सटीकता, एक्यूरेसी, जानकारी
मिलती है। जीडीपी से हमें सिर्फ क्वांटिटी का पता चलता है, बट जीएनपी में हम क्वांटिटी के साथ साथ हमें ये क्वालिटी की भी जानकारी देता है। फिर इसका प्रयोग होता है कि किसी भी देश की इकोनॉमी का पैटर्न क्या है, तो उसके व्यवहार को समझने में ये हेल्प करता है। किसी देश की अर्थव्यवस्था के पैटर्न को समझने में सहायता देता है। कैसे समझ लो कि देखो, किसी देश का अगर जीडीपी हम निकालें, जैसे मालदीव का उदाहरण ले लेते हैं। मालदीव का अगर आप जीडीपी निकालते हो, अब दूसरी तरफ क्या होता है, मालदीव में विदेशी टूरिस्ट बहुत जाते हैं, तो उससे इनकम उसकी ज्यादा बढ़ जाती है, और वहां जो प्रोडक्शन करते हैं उससे उनकी इनकम कम रहती है। अभी चलेंगे, सारे सब्जेक्ट चलेंगे, मैं भी पढ़ाऊंगा, कुछ और जो फैकल्टी है वो भी पढ़ाएंगे, प्रकाशी। ये हो गए जीएनपी के उपयोग। अब आते हैं चौथा कंसेप्ट, जीएनपी के बाद एनएनपी ले लेते हैं। एनएनपी यानी ये हो जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि नेवल या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। जब घरेलू शब्द जुड़ता है तो देश की भौगोलिक सीमा आ जाती है, जब राष्ट्रीय शब्द जुड़ता है तो राष्ट्र के नागरिकों की बात आ जाती है ना। तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। जैसे एनडीपी निकाला था, तो वैसे ही जीएनपी यानी जो ऊपर हमने समझा था, इसमें से क्या करो, जो डेप्रिसिएशन हो रहा है यानी जो ह्रास हो रहा है वो माइनस कर दो, जो निकल के आता है वो क्या होता है, वो एनएनपी होता है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद निकालने के लिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से जो टूट फूट है या वियर एंड टीयर पर जो खर्च करते हैं वही एनएनपी होता है। और इसी एनएनपी को वास्तव में क्या कहा जाता है, इसी को नेशनल इनकम यानी कैपिटल एनआई से रिप्रेजेंट भी करते हैं। कि तो ये चारों ही नेशनल इनकम के कंसेप्ट, लेकिन विशुद्ध रूप से हम एनएनपी को मानते हैं, है ना। अब इसके क्या प्रयोग हैं, एनएनपी के क्या एप्लीकेशन है, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो एनएनपी बाकी के जो तीन हमने जो कंसेप्ट समझे थे उनसे ज्यादा सटीकता के साथ जानकारी देगा। तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था जो है, अर्थव्यवस्था को मापने के लिए अगर हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं, तो राष्ट्रीय आय सिर्फ एनएनपी को ही काउंट करते हैं, इंस्टेड ऑफ जीडीपी, एनडीपी या जीएनपी। ये हैं अपने अलग अलग कंसेप्ट बताते हैं, लेकिन जब नेशनल इनकम बताते हैं तो वो एनएनपी ही होता है। एक दूसरा इसका उपयोग है कि ये राष्ट्रीय आय को आंकलित कैलकुलेट करने का सबसे प्रभावी तरीका या सबसे बेहतरीन तरीका है। राष्ट्रीय आय के आकलन का सबसे प्रभावी तरीका, ठीक है। और इसी के आधार पर, एनएनपी के आधार पर कैपिटा इनकम भी निकाली जाती है, यानी देश में प्रति व्यक्ति आय की गणना एनआई या एनएनपी के आधार पर ही की जाती है। कैसे करते हैं, जो एनएनपी आया उसमें हम देश की पॉपुलेशन से भाग देते हैं, के आधार पर की जाती है। ओके, तो ये हो गया एनएनपी। नेशनल कंसेप्ट के ये नेशनल इनकम के ये जो 4 पॉइंट थे वो अभी हम समझ पाए, लेकिन इसमें थोड़ी सी चीजें और बढ़ेगी अभी। अब इसमें पर कैपिटा इनकम है, नेशनल इनकम वो आप बाजार कीमत पर काउंट कर रहे हो या फैक्टर कॉस्ट पर कर रहे हो, वो कैसे करते हैं। फिर उसमें एक आता है स्थिर मूल्यों पर निकाल रहे हो या चालू मूल्यों पर निकाल रहे हो, है ना। और इस राष्ट्रीय आय को निकालने की कौन कौन सी विधियां होती हैं, जैसे एक होती है आय विधि, एक होती है व्यय विधि, एक होती है उत्पाद विधि।
और जीबीए। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा ये वाला जो टॉपिक है सिलेबस का, ये पूर्ण हो जाता है। तो कल ठीक इसी समय से मतलब है 10:30 के अराउंड इसको स्टार्ट करेंगे और ये जो बचा हुआ टॉपिक है वो कंप्लीट करेंगे। आपको कोई डाउट है, कुछ नहीं समझ में आया है तो कमेंट में आप छोड़ दीजिए, उस डाउट को मैं आपको कल के लेक्चर में क्लियर कर दूंगा। तो अभी के लिए इतना, थैंक यू।